गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने एक नए चैप्टर में शुरुआत करते हैं। हमने ज्योग्राफी हिस्ट्री किया, अब अपने एक सिविक्स में शुरुआत करते हैं। सिविक्स इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसी स्टडी है कि उसको ऐसे टाइप पढ़ोगे तो अच्छा याद होगा। ऐसे टाइप पढ़ोगे तो फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। अब आपको मान लो बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कोई बड़ी नौकरी में जाना है, कोई बैंक में जाना है, तो वहाँ सारे के सारे जो आपकी जो अब स्टडी की हुई है उसकी तहजीब या तरतीबा ढंग से की हुई होगी तो वहां काम आएगा। जैसे मान लो यही टॉपिक है आज अपना, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये टॉपिक दे दिया कि इस पर ऐसे लिखो, इनइक्वलिटी इन जेंडर। ये टॉपिक दे दिया तो यही ऐसे लिखोगे। अब ऐसे लिखने की भी एक आर्ट है, वो आप अभी से सीख जाओगे। भाई आपको आपके बुक्स ने, आपके टीचर्स ने मौका दिया है ये ऐसे लिखने का तरतीबार ढंग से, तो क्यों नहीं उसका फायदा उठाया जाए। अब मान लो इसी के ऊपर अपने को आज ऐसे लिखना है, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब जो टॉपिक या जो ऐसे दिया जाता है, जो टॉपिक को जो ऐसे दिया जाता है, इसको कई मेन पार्ट्स में बांटकर जो है ना अपने फिर समझते हैं और लिखते हैं। लिखना ऐसे नहीं कि लास्ट वाला जो लास्ट वाली बात है, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, नहीं भाई, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है लेकिन मिटा दिया गया है, बस शुरू में ये लिख के शुरू ही कर दिया। कौन नंबर देगा इस तरह से ऐसे ऐसे में? ये तो लास्ट की बात है ना, कि इस प्रकार से हमने देखा कि इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन जेंडर होता है और इसको कुछ हद तक रिड्रेस भी किया गया है और आगे रिड्रेस कर दिया जाएगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये लास्ट वाली बात है, लेकिन शुरू में लिख दिया आपने तो एक सीरियल वाइज या क्रम नहीं बना ना ऐसे का। तो देखते ही क्या है कि वो 0 नंबर। आप आईएएस और आईपीएस कैसे बनोगे, आप आरएएस और आरपीएस कैसे बनोगे? आप यहीं से ही बनना शुरू हो जाओ, 7th क्लास से ही। अच्छा, ये जो टॉपिक है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसका चीट कोड जो है 5, मतलब 5 पैरों में अपने बढ़ते जाएंगे ढंग से आगे। अब ये लिखना है, अब ये होगा, अब वो होगा। एक आपको हैबिट पढ़नी चाहिए, तो वो हैबिट इस टॉपिक के लिए 5 पैरों में मैंने कोशिश की है कि 5 पैरों में आपको सब कुछ याद हो जाए। और उसमें भी फिर सब डिवीजन है याद करने के लिए, मेमोरी, 6, 3, 4, 8, 3, ये पांचों पैरों में नीचे जो है सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स के ऊपर के आएगा आपको 7th में क्वेश्चन पूछेंगे, और आगे बड़े एग्जाम्स के अंदर क्या आपको पैरे पूछेंगे। तो फर्स्ट पैरे में 6 सब टॉपिक्स हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये देखिए आप, जो शुरुआत आपको एक जनरल से करनी चाहिए, कोई भी ऐसे हो, सिविक्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, शुरुआत से आपको एक जनरल जो है ना, व्हाट, व्हाट का मतलब है कि ये जो ऊपर टॉपिक है ये क्या है, ये टॉपिक। तो व्हाट संबंधी जो भी बात है, क्या, इसको आपको डिस्क्लोज करना होगा। जैसे आपके कोर्स के अंदर क्या है कि जेंडर इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है, इसके बारे में है ये ऐसे सारा। तो सबसे पहले ये देखो कि जेंडर तो समझते हो ना, फीमेल, मेल, जो बायोलॉजिकल जो मेल फीमेल, वो मतलब जेंडर। तो यहाँ फीमेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन
बहुत ज्यादा होता था मेडाइवल एरा में। लेकिन देखिए अब इसको शुरुआत कैसे करते हैं, व्हाट। आप इसको हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल लीजिए कि एंशियंट में क्या होता था। क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था? नहीं। विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरा, मैत्रेयी, गार्गी, इनके जो फिलोसॉफिकल और स्कॉलर जो थे, ये जो मेल ऋषि मुनियों से बराबर की वार्ता करते थे, उसके हिसाब से ये प्रूव होता है कि एंशियंट के अंदर जो है फीमेल डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वलिटी नहीं था अपने इंडिया में। तो ये डेवलप कब हुआ डिस्क्रिमिनेशन? किस भय से, किस अफ्रेड ऑफ? तो जब अपने हिस्ट्री में पढ़ा था लेट मेडाइवल पीरियड जो 500 ईयर्स का है, जिसमें 300 ईयर्स तो सल्तनत पढ़ते हो आप और 200 ईयर्स आप मुगल्स पढ़ते हो। तो उस समय ये जो सल्तनत और मुगल्स थे, ये वेस्टर्न अटैकर्स थे, मतलब वेस्टर्न की तरफ आकर भारत के ऊपर अटैक किया इन्होंने। और जब अटैक के दौरान ये लोग, वेस्टर्न मतलब अफगानिस्तान से या सेंट्रल एशिया से, जहां कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह ये जो देश हैं, ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, यहां से जो आक्रमणकारी आए, वो यहां जब वार करते थे तो वो फीमेल जेंडर के प्रति बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे। और फीमेल जेंडर्स को ये जो अटैकर्स थे, ये एक एक्सप्लॉइट की थिंग मानते थे, मतलब ये ह्यूमन नहीं है। तो वहां से कुछ तो क्या है कि जो मतलब यहाँ इंडिया के अंदर क्या है कि धर्म परिवर्तन करके मॉडर्न बनाया गया, और कुछ को वो लूट का माल समझते थे फीमेल को, तो कुछ को लूट करके वेस्टर्न में ले गए, वहां मॉडर्न बना दिया। तो फिर जो यहाँ इंडिया में जो रहते थे, वो क्या है कि फीमेल को कुछ सेव करने के लिए, सेफ्टी मेजर्स करने के लिए कुछ बुराइयां काम में लेने लगे। बुराइयों का मतलब कि फीमेल घर के अंदर ही रहेगी, उसको बाहर मत भेजना, पर्दा करो, विधवा विवाह नहीं करना, सती कर दो, इन अटैकर्स के हाथ में नहीं गिर जाए ये, इसके लिए जोहर करा दो। मतलब जलती अग्नि के अंदर जल जाती थी किलों के अंदर राजपूत महिलाएं, उसको जोहर कहते थे। तो इस तरह की जो जल्दी से बाल विवाह कर दो, चाइल्ड मैरिज मतलब जल्दी से विवाह कर दो, इसका पति जो है वो एक गार्जियन बन जाएगा इसका। तो इस तरह की बुराइयां इन अटैकर्स के कारण यहां आने लगी और डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गया, यहां पर डेवलप हो गया। और महिलाएं बाहर नहीं जा पाती थी, और जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल हो गई, मेट्रियार्कल नहीं, पैट्रियार्कल हो गई। मतलब पुरुष प्रधान, किसी भी परिवार, किसी भी समाज, और उसमें पुरुष ही प्रधान रहने लगे, वही निर्णय लेने लगे, महिलाएं अंदर छुपने लगी करने। तो सबसे पहले पैट्रियार्कल इन कारणों से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उससे कौन सी बुराइयां पैदा हुई, मैंने 6 के अंदर इनको टुकड़ों में काटा है जो एक दूसरे को प्रभावित करेगी। पैट्रियार्कल, पुरुष प्रधान, औरतें घर में रहो, इसका प्रभाव क्या हुआ कि नारी को या फीमेल जेंडर को इसके कारण प्रिजुडाइज रूप से देखने लगे। प्रिजुडाइज रूप से, प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है, हम कह देते हैं किसी, अरे वो गंवार है, आप उसे मिले ही नहीं, आपने पहले इसकी इमेज बना ली दिमाग में। टू सेट द इमेज, पर्टिकुलर इमेज, नेगेटिव और पॉजिटिव, व्हाट एवर मे बी,
then you will be called that you are a prejudiced fellow. महात्मा गांधी को चलते ही गाली दे दी। अरे भाई, महात्मा गांधी की कितनी किताबें पढ़ी तूने? महात्मा गांधी के बारे में क्या है आपके पास, ज्ञान क्या है? कि नहीं गंदा था? तो आप गंदी उसकी जो तस्वीर है एक आप अपने माइंड में बना लिए, इसी तस्वीर या इमेज को एक फिक्स कर लेना दिमाग में बिना ज्ञान के, बिना किसी तर्क के, उसको स्टीरियोटाइपिक कहते हैं। तो प्रेजुडिस से जुड़ा हुआ है स्टीरियोटाइपिक इमेज, ध्यान कर लेना। ये किसी ने आपको पूछेगा इसी नारी के प्रति प्रेजुडिस कि ये देखिए भाई ये कमजोर है, ये फुटबॉल मैच नहीं, ये क्रिकेट नहीं खेल, ये फुटबॉल मैच नहीं खेल सकती, इसमें तो बॉय ही खेलेगा। गर्ल तो क्या है, कैरम खेल लेगी, लूडो खेल लेगी, इसको बाहर नहीं भेजना। एक इमेज पेरेंट्स बना लेते हैं स्टीरियोटाइपिक, उसको बाहर ही नहीं जाने देते। तो ये प्रेजुडिसनेस है। अब कोई अंग्रेज, कोई घर के अंदर कोई बच्चा या कोई और कोई दूसरा फेलो समाज में वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, he can speak in English, eat in English, run in English, तो कहने का मतलब कोई इंग्लिश बहुत ज्यादा यूज कर, ओहो ये दैट फेलो इज वेरी इंटेलिजेंट। और कोई गांव की मातृभाषा बोल रहा है, कोई मारवाड़ी बोलने लगे, कोई बंगाली बोल रहा है, और गंवार है साला, उसको इंग्लिश आती नहीं। ये इमेज दिमाग में बैठा के स्टीरियोटाइपिक जो है सोचना, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिसनेस। और इसी प्रेजुडिसनेस के कारण क्या है कि फिर आप उसको रॉन्ग ट्रीट करोगे। गांव वाला कोई मारवाड़ी बोल रहा है, उसको रॉन्ग ट्रीट करोगे, ये साला गंवार है, वहां बैठ जा, उधर बैठ जा, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? ये तो भाषा का प्रेजुडिसनेस होगी। अब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? बोलो हमारा ही धर्म बढ़िया है, और जैसे मेरी कोई कंपनी है, बोलते हैं पता नहीं क्या सही है, रूह अफ़ज़ा जैसे कंपनी है, तो वो अपने धर्म के लोगों को एम्प्लॉय करता है, दूसरे धर्म का कोई इंटरव्यू देने आता है तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देता वो, ऐसा कहते हैं। सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से जैसे मेरी कोई फैक्ट्री है, मैं कोई विशेष धर्म का हूं और मेरे विशेष धर्म के ही मैं इस फैक्ट्री में रखूंगा, तो ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। मैं बंदों को अलग अलग टाइप से ट्रीट कर रहा हूं, धर्म के हिसाब से ट्रीट कर रहा हूं, ये क्या बात हुई भाई? अवसर तो है, सबको समान मिलने चाहिए ना, इक्वल होनी चाहिए, इसी से निकलेगी इक्वलिटी। तो रॉन्ग ट्रीटमेंट देते हैं, अपने किसी रॉन्ग ट्रीटमेंट देते हैं तो वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं देते किसी को, तो वो रॉन्ग ट्रीटमेंट कहलाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जिसको हिंदी में क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। अपने परिवार के आगे उनको तो नौकरी दे दी, दूसरे जो मेरिटोरियस से योग्य थे उनको नौकरी दी नहीं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया उस बंदे के प्रति। और इसी डिस्क्रिमिनेशन से देखिए, इसमें 6 टॉपिक है, मैं 3 बता चुका हूं, मैं पैरियार्टिकल बता चुका हूं, प्रेजुडिस बता चुका हूं, डिस्क्रिमिनेशन बता चुका हूं। अब उसी से निकलेगा इनइक्वलिटी, भेदभाव है, वहां क्या असमानता होगी? आपने इक्वल नौकरी के अवसर नहीं दिए, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया, किसी को आप नीचा समझते हो, किसी को ऊंचा समझते हो, तो इनइक्वलिटी पैदा होगी ना। इसको एक्सप्लेन कर दिया आपने, डिस्क्रिमिनेशन से इनइक्वलिटी आती है। और इनइक्वलिटी से 5वां पॉइंट क्या है? डिसयूनिटी। जो सताए गए हैं, एक्सप्लॉइटेड हैं, वो जो सता रहा है, जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे वो अपने आप को अलग समझेंगे,
ऊपर वाले अलग समझेंगे, नीचे वाले अलग समझेंगे। जो गेंड है, जो प्राप्त कर लिया है कोई अवसर, अपॉर्चुनिटी, वो अपने आप को राजा समझेगा। और जो प्राप्त नहीं कर सका, जो लूजर है, वो अपना एक अलग समझेगा। लूजर और गेनर की यूनिटी कहां होगी? नहीं होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डिसयूनिटी हो गई या यूनिटी नहीं होगी। और एक देश और राष्ट्र को चाहिए यूनिटी, तभी वो पैदा होगा। और जो लूजर है, अगला पॉइंट है सिक्स्थ, जो लूजर है, डिसयूनिटी के कारण उसके मन में जो है ना, एक नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस आ जाएगा। अच्छा, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनसे मन कभी मिलेगा नहीं। तो उनमें क्या है, दिमाग में नेगेटिव इफेक्ट आएगा। रिजल्ट क्या होगा? इस देश का जो है स्लो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा ही नहीं, लड़ाई दंगे होंगे। तो मैंने इस 6 पॉइंट्स के हिसाब से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। आप भी बारी बारी से क्या है कि इनको याद कर लेना और आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। और ये पैरा जो है, पहले में जो 6 सब पॉइंट्स हैं, वो याद हो जाएंगे आपको। और आपको इसी क्रम से लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूं ना, एरो बना बना, इससे ये पैदा होगा, उससे ये पैदा होगा, उससे ये पैदा होगा, और लास्ट में देश का बंटाधार हो जाएगा। अब आइए आपको दूसरा पैरा बताते हैं। अब आपको मैं दूसरा पैरा बताता हूं। इसके एक जनरल व्याख्या कर दी, अपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। इस तरह की इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। पानी है क्या? पानी देना बेटा। डिस्क्रिमिनेशन, और ये अब आते हैं अपने पॉइंट पर, जेंडर, औरतों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी। यानी अब जनरल तो अपने पूरा कर सके 6 सब पॉइंट्स में। अब अपने इनइक्वालिटी जेंडर के प्रति कहते हैं स्पेसिफिक, दूसरे पैरे में स्पेसिफिक, ये कर चुके अपने फर्स्ट। स्पेसिफिक यानी जेंडर इक्वलिटी, इनइक्वालिटी, सॉरी इनइक्वालिटी, औरत के प्रति। ये अपने समाज में कैसे पैदा हुई, मैंने शुरू में बता दिया। कैसे कैसे कह सकते हो कि जेंडर इनइक्वालिटी है अपने? अरे भाई, एक घर के अंदर औरत है, वो सुबह उठती है और शाम को कहने का मतलब जो डान टू डस्क नहीं, डस्क नहीं, डस्क के बाद में भी नाइट तक पसती रहती है, वर्क करती रहती है, लेकिन उस काम की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो आदमी जो है, बाहर से क्या है कि तनख्वाह लाता है काम करके, कि ऑफिस जाके आ रहा है, कोई बिजनेस करके आ रहा है, खेती करके आ रहा है, वो कर रहा है, कि आज इतने रुपये लाए हूं, मतलब उसके काम की तो वैल्यू है पुरुष की। और जो डाउन टू नाइट, सवेरे उठना रात तक काम करना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है इसमें, इस पॉइंट में 3 पॉइंट है। मतलब नो वैल्यू। इसमें क्या लिखा है? नॉट वैल्यूइंग। आप उसकी कोई कीमत ही नहीं उसके काम की, और वो घिसे जा रही है औरत जो है। ये आम देखते हो आप घरों के अंदर। कोई भी, किसी भी घर का एक उदाहरण होगा, जो काम कर रही महिला होगी और होगी, उस पर ही सारा गुस्सा करेंगे। ये नहीं हुआ, खाना नहीं बना, कपड़े नहीं धुले, ये क्या, वो कोई मैनेजमेंट नहीं है, धिकड़ा पूछा इस तरह से। अरे यार, वो सुबह उठती है, नाइट तक काम करती है, कोई तो उसको समझो, वैल्यू करो उसकी। आप जो तनख्वाह के रुपये लाते हो, वही वैल्यू है क्या? आप गाली नहीं दो तो भी सही है। नो, सेकंड पॉइंट में आ जाता है नो अप्रिसिएशन एंड रिवार्ड। आज तक मैं समझता हूं, कोई भी हस्बैंड है घर पर, जो वाइफ उसकी काम करती है इस तरह से, पसती है, हस्बैंड ने कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया हुआ शायद। रिवार्ड देने की बात तो दूर रही, नो अप्रिसिएशन और नो रिवार्ड। तो ऐसी पोजीशन में क्या अर्थ निकलता है?
कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं भाई, आप थर्ड थर्ड पॉइंट में नहीं भाई, आजकल तो महिलाएं भी बराबर में नौकरियां कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं। अच्छा, और घर पर आकर फिर वो वही घरेलू काम, कि घरेलू काम तो औरत ही करेगी। ये एक पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसमें ये नियम बना रखा है। तो वहां ऑफिस में एक्सप्लॉयटेशन करवाओ और घर पर आकर फिर एक्सप्लॉयटेशन कराओ, काम करो, तो इसको कहते हैं डबल बर्डन। ये तो और ही खतरनाक हो गया, डबल बर्डन। तो जिनके पति काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, मेरा पर्सनल मामला है, उनकी औरतों को काम नहीं करना चाहिए। क्यों? वाई शुड सी बी एक्सप्लॉयटेड डबली? औरत को ये कहना चाहिए कि मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूं, मेरी वर्क कर रही हूं, आप अपना वर्क कर रहे हो। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन औरत के प्रति जो है वो स्पेसिफिक में डालकर पढ़ लिया। आप देखिए, लाइन से बढ़ रहे हो आप। ऐसा जो ट्रीटमेंट औरत को दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन वाला, प्रिजुडाइस वाला, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजंस आपको, अब आगे बढ़ रहे हो तो आपको रीजंस बताने पड़ेंगे। रीजंस इसके निकल के आते हैं, मैंने 4 रीजंस में बांटा है इसको, 4 रीजंस आपकी बुक में। एजुकेशन, मतलब फीमेल्स में एजुकेशन की भारी कमी है। तो एजुकेट नहीं होने के कारण क्या है कि उनकी सेल्फ डिग्निटी, कि मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं आई एम वेल, आई कैन परफॉर्म वेल एज इक्वल टू द मेल, और इस तरह की भावना उसके दिमाग में नहीं आती। तो यदि वो एजुकेट हो तो भाई उसको डिग्निटी का ख्याल रहेगा, उसमें आत्मविश्वास रहेगा एजुकेशन से। और आप जानते ही हो कि खाने पीने के मामले में जैसे घरों के अंदर क्या है कि औरतों को कम नसीब होता है, मेल्स हैं वो ठूस ठूस के पढ़ते रहते हैं और ओवर डाइटिंग करते रहते हैं, और फीमेल्स को मिलता नहीं है। इसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, और नॉट एजुकेशन टू फीमेल। मैं रीजंस बता रहा हूं डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा बड़ा पैरा जो 1/4 रीजंस बता रहा हूं। एजुकेशन हुआ, माइल न्यूट्रिशन। ज्यादातर महिलाओं के आप नाखून देख लीजिए, ब्लड की कमी मिलेगी, जिसको एनेमिक कहते हैं ना, एनेमिक कंडीशन मिलेगी ड्यू टू द माइल न्यूट्रिशन। हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन होगा तो भाई हेल्दी कहाँ होगी महिलाएं? हेल्थ के ऊपर आप लिख सकते हो कि जो महिलाएं हैं वो अनहेल्दी होती हैं मेल न्यूट्रिशन के कारण। देखिए, पॉइंट्स इस तरह से तरतीबवार ढंग से चल रहे हैं, आप ध्यान से देखना। एजुकेशन से न्यूट्रिशन ने मेल न्यूट्रिशन निकला है, फिर उससे अनहेल्थ निकला है, और फिर लास्ट में ये सब जो है घर के अंदर कोई कि भाई मेरे को हेल्थ के लिए ये चाहिए, मेरे को न्यूट्रिशन के लिए आप ये ला कर दीजिए, मैं ये एजुकेट होना चाहती हूं। वहां घर के पुरुष को देख बोलकर देखिए, क्या जरूरत है, बैठ बैठ जाइए। ये क्या हुआ? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने के कारण जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये आपने 3 बड़े पैरे पढ़ लिए, 1 2 3, उसके सब पॉइंट्स पढ़ लिए, 6 3 4, जो चीट कोड अपना चल रहा है आगे से आगे आगे से। अब 4th पैरा देखिए भाई, जनरल बता दिया आपको, स्पेसिफिक महिलाओं के प्रति बता दिया क्या है महिलाओं के प्रति डिस्क्रिमिनेशन, इसका कारण क्या है, 4 कारण मैंने बता दिए। तो सरकार सो रही है क्या? कोई सोसाइटी या समाज, जो राष्ट्र देश है, वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके खिलाफ? ये जो
टेंडेंसीज हैं गलत गलत नारी के प्रति, उसके खिलाफ को सरकार जो एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही? क्या है? नहीं ले रही है, तभी तो वोट मिलते हैं। एक्शन ले रही है तो इसका आपको एक अलग बड़ा पैरा बनाना पड़ेगा। ये जो शिकायतें हैं इनका रिड्रेसल किस रूप में कर रही है गवर्नमेंट, तो ये आपको गवर्नमेंट स्टेप्स टू रिड्रेसल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन्स, एक बड़ा पैरा फोर्स आपने ये लिया है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, इसलिए इसके सब टॉपिक्स 8 हो गए। गवर्नमेंट को गाड़ियां मत देना, हमें ज्यादा टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं, ज्यादा ही स्टेप ले लिए गवर्नमेंट ने। हाँ तो देखिए आप, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक बुक है जो 46 से लेकर 50 तक वो लिखी गई, 1950 तक लिखी गई, उसी के हिसाब से उसके बाद में हमारा राज चल रहा है, बुक के हिसाब से चल रहा है। किसी मतलब कोई कहे कि मोदी जी चला रहे हैं राज, मोदी जी राज चला रहे हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला रहे हैं। उस किताब में क्या लिखा हुआ है, 1950 के अंदर क्या लिखे गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो मेंबर्स थे, जैसे अम्बेडकर थे, मिस्टर राव थे, के.टी. शाह थे, बलवंत सिंह थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और औरतों को फंडामेंटल राइट्स दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का अलग से एक चैप्टर है, उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। उसमें फंडामेंटल राइट्स बना, किसी इस धरती के ऊपर कोई भी ह्यूमन नाम की चीज है वो फ्रीली समान रूप से और अपना धर्म कर्म फ्रीली करे, पढ़ाई लिखाई फ्रीली करे, जीने का अधिकार, कि ऐसा थोड़ी मिनट में किसी को पकड़ा पुलिस ने और उसको गोली मार दी और अलग करो इसको, ये मोदी जी खिलाफ बोला था ले जाओ पकड़ के, ऐसा नहीं, ऐसा कर नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इन चीजों को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। यदि ऐसा कहीं आपको दिखने को आए तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो, और वो इतने पावरफुल हैं अपने देश में, न्यायपालिका, जुडिशरी, कि ये मोदी जी को हटा सकते हैं। इंदिरा गांधी को एक बार हटाया भी था, फिर उसने इमरजेंसी लगाई 1975 में, डिक्टेटर बन गई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का, इक्वलिटी लिखी हुई है। ये आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में लिखा है कि देयर विल बी नो इनइक्वलिटी, देयर विल बी नो इक्वलिटी in the reference of religion, caste, creed, language, area, religion, जेंडर में आ गया ये, किसी भी प्रकार के इन आधारों पर, भाषा पर, नस्ल पर, ये गोरा है काला है, ये नस्ल पर, भाषा पर, एरिया पर, ये साउथ का, ये नॉर्थ का है, नो, सब समान है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब समान है। और यदि आपको कहीं असमानता नजर आ रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाइए, वो आपको सही सही करेंगे, आपको इक्वलिटी दिलाएंगे। तो ये एक जेंडर के लिए गवर्नमेंट ने शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, स्त्री समान है, मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 8 पॉइंट है अपने इसमें। दूसरा, सरकार ने क्या किया कि जो अपने लोकल जो इलेक्शंस होते हैं, सरपंचों के, गांवों के अंदर सरपंच, पंच सरपंच, प्रधान के, और शहरों में जो पार्षदों के चुनाव होते हैं, जैसे कोई मोहिनी, बबीता, इस तरह से मतलब वो खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई, तो खड़ी हुई इलेक्शन में खड़ी हुई है, मेल खड़े होने दे क्या, हम खड़े होंगे,
नहीं, इलेक्शन में रिजर्वेशन लागू कर दिया गवर्नमेंट ने कि मान लो 100 जगह चुनाव होने हैं तो 33 जगह पर पुरुष नहीं खड़े हो सकते, वहां बबीता और मोहिनी खड़ी होगी। तो सेकंड जो रिडेशल दिया गवर्नमेंट ने, रिजर्वेशन इन लोकल इलेक्शन 33%। तीसरा जो बड़ा जो कि लड़की की शादी कर दी और बाप का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या है कि जो लड़के हैं वो बांट रहे हैं आपस में। लड़की तो शादी कर दी, इसका कोई अधिकार नहीं, कोई राइट्स नहीं। नहीं, 2005 के अंदर गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि फादर की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें लड़की का भी राइट होगा, उसको महरूम नहीं रखा जा सकता, उसको खेती के राइट से अलग नहीं कर सकते, उसको भी बांट हिस्से में देना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, ये फोर्थ पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 1997 में। अब लड़कियां क्या है, इक्वलिटी के बेस पर नौकरियां तो ले लिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको बराबर नौकरियां कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब वो ऑफिसों में पहुंच तो गई, लेकिन वहां क्या है कि मेल्स जो है ना वो उनको फ्रीली काम नहीं करने देते, उनको टीज करते हैं, उनका पीछा करते हैं, या उनको ढंग से काम नहीं करने देते, एक्सप्लॉइट करते हैं तरह तरह से। तो ये नहीं होगा एक्सप्लॉइटेशन ऑफिस में, वर्क प्लेस के ऊपर। कोई मजदूर महिला है, उसको जो मालिक सेठ है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। यदि वो महिला मजदूर जो है थाने में जाके रिपोर्ट करेगी तो सेठ जी अंदर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया 1997 में। ऑफिस के अंदर कोई बॉस कर रहा है तो बॉस की नौकरी जा सकती है, तो महिला ने ऐसी शिकायत कर दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से 1997 में डिसीजन दिया था, तो ये एक औरतों को एक संबल मिला, बल मिला कि वी आर स्ट्रॉन्ग एंड वी आर इक्वल टू द मेल। अब आइए आप, कितने हो गए, राइट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हो गया, ऐसी डिसीजन हो गया। और जो अब आइए घर में, ऑफिस का तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। अरे घर में भी तो बहुत सारी महिलाओं की पुरुष जो है पिटाइयां करते हैं कि ये देखिए घाव वगैरह, और ये देखिए पिटाई कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है घर में, डोमेस्टिक वायलेंस टू द फीमेल। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए सरकार ने 2006 में कानून बनाया। इसमें कोई घर की महिला यदि थाने में पहुंच जाए, मेरे साथ ये देखो साहब, ये इसने लाठी से मारा, ये बाल पकड़े, नोचे किए, ये थप्पड़ मारा, यदि वहां पहुंच गई तो फिर पतिदेव की शामत आ गई। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, स्त्रियों के डोमेस्टिक वायलेंस न हो, इसके लिए 206 में एक कानून बनाया गया। अब आइए आप सिक्स्थ सब पैरा पर आइए, सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको मालूम ही है कि जो सोसाइटी है उसमें कि लड़कियां ही लड़कियां हो गई, कोई लड़का ही नहीं हुआ। तो इस चक्कर में क्या करते थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लेते थे फीटस में कि ये लड़की है, तो उसको जन्मने से पहले ही मार देते। सेक्स डिटर्मिनेशन से ऐसा होता था, इसलिए लड़कियों की संख्या आज कम है सेंसस में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, और पुराने मेडाइवल इरा में तो वो लड़कियां बड़ी होकर औरत बनेगी और इन आक्रमणकारियों के अफगान और सेंट्रल एशिया के हाथ में आएगी। इसलिए राजपूत लोग जो थे वो तो जन्मते ही जो
मिडवाइफ वो बोलती कि यार लड़की हुई है कि सल्टा दो, जन्मते ही मार देते थे। लेकिन अब क्या है कि सेक्स डिटरमिनेशन की मशीनें आ गई तो साहब उनको फीटस में ही मार दे। लेकिन इसके खिलाफ कि ऐसा किसी ने कर दिया तो वो अंदर होगा और दुनिया भर की पेनल्टी लगेगी। ये 1995 में सेक्स डिटरमिनेशन के खिलाफ जो है ना, गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया। आप अल्ट्रा ये सोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर पर हर जगह लिखा हुआ देखोगे आप कि यहां गर्भ निर्धारण नहीं किया जाता है। और पुलिस सीआईडी भेजती है, किसी गर्भवती महिला को भेज देती है कि उसको पैसा, डॉक्टर को पैसे का लालच देना, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। और वो करता है, पैसे ले जाता है तो डॉक्टर को अंदर, मशीन भी अंदर। तो ये सेक्स डिटरमिनेशन 1995 में ये सख्त नियम आ गया। तो ये भी क्या है कि एक प्रकार से यूं देखिए कि स्त्रियों को अधिकार दिला रहा है ये, कन्याओं को। अब गवर्नमेंट ने औरतों का भला करने के लिए कुछ स्कीम्स भी चला रखी हैं। स्कीम और आपको प्रश्न सारे स्कीम्स में पूछेंगे कि आंगनबाड़ी क्या है भाई। आंगनबाड़ी स्कीम, वहां खाने पीने का, पौष्टिक न्यूट्रिशन और एजुकेशन का जो इंतजाम है वो आंगनबाड़ी में उनके जो औरतों के जो बच्चे हैं, कम से कम 30 औरतें मिनिमम होनी चाहिए। ये कानून बनाया है मतलब ये क्या नाम है इसने, गवर्नमेंट ने कम से कम 30 जो है वहां रहनी चाहिए। और उनको खाने पीने का, स्वास्थ्य का और सारा ध्यान जो है वो आंगनबाड़ी में रखा जाएगा। तो आप कहीं भी जाओ, आंगनबाड़ी केंद्र लिखा होगा तो वहां वो एक प्रकार से जच्चा बच्चा डिलीवरी होती है और होती है तो उन बच्चों की और उसकी माँ की, दोनों के लिए क्या है, खाने पीने का और स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखा जाता है आंगनबाड़ी में। दूसरा एक नारा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस नारे के अंतर्गत क्या है कि कोई स्कूल के अंदर लड़की पढ़ रही है तो उसको साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, ड्रेस देंगे, किताबें देंगे, सारी चीजें फ्री मुहैया करवाएगी सरकार इस नारे को परफॉर्म करने के लिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और औरतों को संबल कैसे बनाया जाता है, मान लो फैमिली के अंदर क्या है, कोई दरी बना रही है, कोई सिलाई कर रही है फैमिली उसकी, किसी औरत की पोट्री, अच्छा पोट्री का काम करती है। तो ये क्या है कि वो काम वो औरत तो परिवार और फैमिली का ऑक्यूपेशन ले करे, सीखे और उनको आगे बिक्री करे और पैसा कमाए। इसके लिए क्या नारी केंद्र खोल रखे हैं। फैमिली जो एम्प्लॉयमेंट लर्निंग सेंटर्स हैं उनको कहते हैं नारी केंद्र। वहां पर कोई सिलाई मशीन या कपड़े करने का काम सीखे तो कोई भी औरत जो है नारी केंद्र पर जाके कपड़े सीना सीख सकती है और अपना कमाई का धंधा शुरू कर सकती है। 8वां जो सब टॉपिक है ये 3R है। मैंने जानबूझकर उसको 3R में याद करने के लिए, ये 3 औरतें हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। 3 औरतें हैं। ये रोजा पार्क्स है। तो इसने क्या कर दिया, मतलब इन तीनों औरतों को सरकार जो है कि देखिए कितनी औरत जो हिम्मत वाली थी, आप भी आत्मविश्वास रखो, इन औरतों की तरफ देखिए इन्होंने क्या कर दिया। 18,000 में, 1910 में, इतने सालों पहले इन्होंने अलख जगाई स्त्रियों के जागरण के लिए, फ्रीडम के लिए। तो जैसे
इंटरनेट आया तो ये रोजा पार्क्स है, ये फॉरेन महिला है रोजा पार्क्स, इसने इंटरनेट पर अभियान चला रखा है स्त्रियों की फ्रीडम के लिए। ये इंटरनेट से संबंधित है, रोजा मैचिंग करवा लेगा वो। रोकिया हुसैन, रोकिया हुसैन सुल्ताना नाम की बुक लिखी इसने, और उसमें ये लिखा कि जो लैंड लेडी है, जो सुल्ताना है, वो शासन चलाएगी, उसको फ्रीडम चाहिए। रस सुंदरी ने, दो तीनों आ रही है, आर आर आर। रस सुंदरी नाम की एक महिला थी, उसने क्या है कि एक जिंदगी के ऊपर, अमृत जिंदगी पर किताब लिखी। उसमें जो वायलेंस होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, पति वगैरह और करते थे, उसमें एक स्टोरी ऑटोबायोग्राफी लिखी। जैसे बाबर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, जहांगीर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, फिरोज शाह तुगलक ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो इसी प्रकार से रस सुंदरी ने भी अपनी जीवन गाथा के रूप में एक डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन थे उसके इस गाथा के, जीवन गाथा के अंदर, बुक के अंदर इसने ऑटोबायोग्राफी में ये रस सुंदरी ने लिख के दिया। तो इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, पैम्पलेट्स वगैरह और बंटवाते हैं औरतों के अंदर। ये पूछ लेंगे इसमें से क्वेश्चन। अब देखिए भाई 5 जो है ना, अब टाइम आ गया है, लास्ट पैरा और 3। तो 3 तो क्या है कि नेगेटिव है, और बाकी आप ये कह सकते हो कि देखिए देखिए भी अच्छा भी हुआ है और बुरा भी हुआ है, और हमें आगे अच्छा करना चाहिए। ये आप पैरों में लास्ट में वाइंड अप करके छोड़ दोगे इस हिस्से को, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा भी हुआ है, और देखिए साहब बुरा भी हुआ है, बुरा है अभी कर रहे हैं, अच्छा कर देंगे। तो आप देखिए सम अप विद पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है कि भाई आरटीआई लागू कर रखा है गवर्नमेंट ने। आरटीआई का मतलब क्या है कि 2009 में राइट टू एजुकेशन, आरटीई एजुकेशन 209। देखिए आप मेरी तरफ, 6 से 14 ईयर्स तक का बच्चा कोई भी बिना पढ़े नहीं रहेगा। यदि वो स्कूल नहीं जा रहा है उसको ढूंढो, उसके माँ बाप को जेल होगी कि तू स्कूल क्यों नहीं भेजा, क्या तेरे पैसे लग रहे हैं, बच्चे से काम करवा रहा है। औरतों के लिए मतलब आरटीई को मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में डाल दिए। यदि कोई बच्चा बिना पढ़े तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको अंदर डाल सकते हैं, किसी को भी, कोई जिम्मेदार है जो बच्चे को अंदर स्कूल के अंदर नहीं ले जा रहा है और काम करवा रहा है। ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बनाया, एक संगठन है राष्ट्र में, नेशनल कमीशन फॉर। अब औरतें यार कहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाए, इस कमीशन में आप अर्जी भेज दीजिए। वुमेन्स कोई भी एक्सप्लॉयटेशन है, 1990 में बनाया। वो अपने आप ही क्या है कि जो कमीशन है वो वकालत करने लग जाएगा उस औरत की, इसलिए बनाया है ये। सुधार हुआ है 1961 में, देखिए आप 15% लिटरेसी दी औरतों में। 15, 100 में से 15 ही पढ़ी लिखी थी, बाकी को अपना कुछ नाम लिखना भी नहीं आता था। ये मोहिनी या बबीता लिखे नहीं लिख सकते थी, सिर्फ 15% ही लिख पाती थी। ये लिटरेसी सेंसस के हिसाब से 211 में 82.14 हो गई है। देखिए सेंसस में, अभी जो सेंसस होगी उसमें हो सकता है कि 98 तक आ जाए। तो देखिए भाई, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी के खिलाफ सरकार पूरी लड़ाई लड़ रही है और स्कीम से भला कर रही है, और ये डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी इसके खिलाफ हटा रही है। ये पॉजिटिव बातें हमने अंत में लिख दी। ये फिर भी हाउ है, वी आर सफरिंग फ्रॉम 3 साइड्स।
कौन सी तीन साइड में सफरिंग हो रहे हैं अभी भी, मतलब कि यार जो स्कूलों में जो बच्चों को भेजा जाता है ना, वहां पर स्कूलिंग क्वालिटी नहीं है। पढ़ाने लिखने वाली जो व्यवस्थाएं, स्कूलिंग क्वालिटी नहीं है वहां, इसलिए उनका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है अभी भी। इकोनॉमिक चैलेंजेस है, बच्ची को घर में काम में लगाए रखेंगे, ये करो वो करो, दूध निकाल के लाओ, दूध गर्म करो, दूध को सेट करो, तेरा काम है, चल कर। स्कूल स्कूल जाना है मेरे को, क्या जरूरत है स्कूल जाने की? कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। ये इकोनॉमिक अपने लाभ लेने के लिए परिवारों के अंदर, तो ये जो टेंडेंसी है ये इकोनॉमिक चैलेंजेस के कारण आती है, और औरतों का फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और मान लो कि स्कूल में नाम लिखा दिया किसी बच्ची का कि जाओ, स्कूल है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। आपने कभी सरकारी स्कूल की बस देखी? वो बच्चियां जा नहीं पाती, इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। तो ये प्रॉब्लम है, अभी भी है, और सरकार इसकी तरफ, लास्ट में ये लिख के बंद कर देना, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है, चिंता का विषय नहीं है। आगे ये इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। अब क्या है कि अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन आंसर दिया है। व्हाट डू यू मीन स्टीरियोटाइपिक? प्रीजुडाइज्ड में आया था ना स्टीरियोटाइपिक। स्टीरियोटाइपिक प्रीजुडाइज्ड में आया था, एक विशेष इमेज बना लेना, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो तो वैसा ही है। तो स्पेशल इमेज इन माइंड मीन्स स्टीरियोटाइपिक, और इससे क्रिएट होता है प्रेजुडिस। ये टॉपिक ऊपर ऊपर सबसे पहले पैराटिकल के बाद में बताया हुआ। मतलब किसी की इमेज को फिक्स कर लेना माइंड में, दैट मीन्स स्टीरियोटाइपिक। एक क्वेश्चन पूछा है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन भाई, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कैसे हो सकता है? उसकी जाति से, कास्ट से कर लो, इकोनॉमिक से कर लो, ये सारा पैसे ही नहीं है, पकड़ है। फक्कड़ है या नहीं, तूने इमेज बना ली, उसके पास कहां पैसा पड़ा है क्या पता तेरे को पता है, लेकिन इमेज बना ली, फक्कड़ है। भेदभाव उसको क्या है कि रॉन्गली ट्रीट करोगे आप। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब रॉन्ग ट्रीटमेंट। स्टीरियोटाइप तो जुड़ रहा है प्रेजुडिस के, और रॉन्ग ट्रीटमेंट जुड़ रहा है डिस्क्रिमिनेशन के। तो कास्ट, इकोनॉमिक, जेंडर, प्रोफेशन, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, एरिया, इसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन। अरे तू साउथ का है, तेरे को नौकरी नहीं देंगे। अरे तू तो इंग्लिश जानता ही नहीं, तेरे को नौकरी नहीं देंगे। तू तो इस धंधे के लायक ही नहीं है, नहीं देंगे नौकरी। तू तो गरीब है, पकड़ है, भाग गया यहां से। तो ये क्या है कि जो रॉन्ग ट्रीटमेंट है ना, या मेल ट्रीटमेंट, ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। आ गया समझ में? ट्रीटिंग एवरीवन द सेम वे, कोई बिना भेदभाव के इक्वलिटी। भाई रॉन्ग ट्रीटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन, इसका अपोजिट क्या हुआ बताओ? रॉन्ग ट्रीटमेंट, इनइक्वल ट्रीटमेंट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान देना इधर। एंड इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स इक्वलिटी। ये फिर आएगा इक्वलिटी बार बार में। ये अब मेरे को आप ये बताएं, ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है कि एक कंपनी जो है सिर्फ एक विशेष धर्म वाले को नौकरी देती है। डिस्क्रिमिनेशन कौन सा? रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, धर्म का। रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, धर्म का। ये तो अंग्रेजी नहीं जानता है,
इस प्रकार का बिहेव किसी के प्रति दिखाना कौन सा डिस्क्रिमिनेशन हुआ? भाषा का, लैंग्वेज। अब मैंने ये आपको जो गवर्नमेंट ने जो स्कीमें चला रखी हैं उस पॉइंट में बता देगा, आंगनबाड़ी। जो आंगनबाड़ी लिखा होता है, बोर्ड टंगा होता है, शिशु शिशु ये क्रेच कहते हैं, क्रेंच। जगह जगह क्रेंच बनाए हुए, मतलब ग्रुप बनाए हुए, और जच्चा बच्चा गृह हैं, ऊपर लिखा रहता है आंगनबाड़ी। तो न्यूनतम उसमें मिनिमम कम से कम 30 महिलाएं होती हैं। उनके बच्चों की जो भी डिलीवरी होती है, उनके सारा प्रबंध वगैरह वो ये आंगनबाड़ी वाली करती हैं। ये मैंने ये 3R बताया था, ये महिलाओं के पैम्पलेट वगैरह सरकार बांटती है कि देखो इन्होंने क्या किया, बता दिया था मैंने वैसे तो। ये रोजा पार्क से आ गए, इसने इंटरनेट में काम किया, मैचिंग करवा लेगा वो। रोजा में से इंटरनेट पार्किंग, फ्रीडम फॉर वुमेन। अच्छा, इधर इसने रोक्या हुसैना ने क्या लिखा था? रोक्या हुसैना ने लिखा था सुल्ताना, बताया था ना मैंने, एक बुक लिखी इसने 1910 में लिख दी थी कि फ्री होकर इक्वली टू मेल शासन करे, काम करे और करे, फ्रीडम ऑफ वुमेन, सुल्ताना ड्रीम, सुल्ताना का सपना। रोक्या हुसैन की किताब का नाम बताएं और टाइम कौन सा है बताएं? 1910 हाँ, रोक्या हुसैना, सुल्ताना का सपना। इसका जो अमर जीवन, ये बढ़िया, स्वर्ण से तंग होकर, और 18 में इसने रस सुंदरी ने किताब लिख दी, अपने हस्बैंड जो डिस्क्रिमिनेशन करता था। समअप में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है भाई, अलग से तो टॉपिक 8 पॉइंट में बताया था, और भी बताया था, और जो है नॉर्मल कर रही है। ये राइट टू एजुकेशन है, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया है इसने। इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चा है वो ऐसे नहीं घूम सकता, वो स्कूल में मिलना चाहिए। यदि स्कूल में नहीं मिल रहा है तो उसके माँ बाप को पुलिस पकड़ेगी। ये 2009 में बनाया था कानून। नेशनल कमीशन भी फॉर वुमेन बना दिया 1990 में, कि कोई ग्रीवेंस हो तो वहां जाकर और ये जो नेशनल कमीशन जो ये है भाई, इसी प्रकार के सिविक्स में तो इसी प्रकार के बीच बीच में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे। बेटी बचाओ क्या है, वो क्या है, इस तरह से पूछते रहेंगे। लेकिन आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आत्मविश्वास रखना है। आपको पुरुष की तरह से आईएएस और आईपीएस बन के दिखाना है। तो इसके लिए आपको प्रतिभा ढंग से ऐसे लिखना आना चाहिए, तभी आप बन पाओगे। और ये आदत अभी से ही डाल लो, ये आत्मविश्वास जो है अभी से ही पैदा कर लो। ठीक है, सिविक्स में अपने अगला पार्ट कल करेंगे। ठीक है।